नमो नमः मास्टर्स और स्वागत है आपका पीएमसी हरियाणवी के इस यूट्यूब चैनल पे। और वनस्पति विज्ञान की इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं क्वांटम लाइफ की। और आज उसके 10वें एपिसोड को हम के जरिए हम इस सीरीज को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और डॉक्टर संगीता नेहरा मैम के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण ही हम आप सबके समक्ष इस श्रृंखला को लाने में सक्षम हुए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमसी हरियाणवी एक आध्यात्मिक पाठशाला है, तो आध्यात्मिकता के लिए सात्विकता भी बहुत जरूरी है और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। किस लिए? आध्यात्मिकता में आने का मतलब क्या है कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वही है और ये जो शरीर है ये नश्वर है, और इस आत्मा का विकास होना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे उस परम तत्व में लीन हो सके। लेकिन उसके लिए हमें कुछ अनुभव लेने होते हैं, सीखना होता है, इसीलिए हम इस जीवन को चुनते हैं, आते हैं यहाँ पे और इन चीजों को समझते हैं, जीते हैं। तो जो क्वांटम लाइफ है वो एक जरिया है उस आध्यात्मिकता के अंदर जाने का, उस जागरूकता को लेके आने का, ये समझने का कि चेतनता सब सर्वोपरि है। इसीलिए डॉक्टर अमित गोस्वामी भी कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग्स। ये आत्मा ही सब कुछ है और यही सब कुछ अनुभव करती है। ये शरीर तो इसका एक जरिया है जिसके थ्रू वो अनुभव लेती है। तो क्वांटम लाइफ एक हमारी तरफ से एक एफर्ट है, एक कोशिश है आप सभी को एक सही मायने में स्वस्थ जीवन जीने की और आध्यात्मिकता के रास्ते में आगे उत्तरोत्तर प्रगति करने की, ताकि आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को पा सके, समझ सके और उसके अनुसार जी सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। तो इसके 3 पहलू हैं: आयुर्वेद, क्वांटम और पिरामिड। तो आयुर्वेद क्या है? ये तो हमारी पुरानी, सबसे पुरानी जो ग्रंथ हमारे रखते हैं, इस तरह की अनमोल विद्या हमारे पास है जो हमें बताती है कि जीवन शैली कितनी जरूरी है। इसमें ध्यान भी है, इसमें जागरूकता भी है और इसमें हमें हमारे आसपास की चीजों को समझने के लिए एक बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो आज के समय में तो ये सिर्फ चिकित्सा पद्धति बन के रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आध्यात्मिकता का जो मार्ग है वो बहुत ही गूढ़ रहस्य उसमें निहित है। तो दूसरा जो हमारा पहलू है वो है क्वांटम। वो अर्वाचीन विज्ञान है और वो भी ये मानता है कि ध्यान करने से आपको बहुत ही असीम ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही वो ये भी मानता है कि चेतनता, आत्मा होती है और उसका बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, और उसको यहाँ पे आने का कारण उसका यही है कि हम एक अपने आत्मा का विकास कर सके, अनुभव ले सके। और इसीलिए डॉक्टर अमित गोस्वामी कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग्स। सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम उदास रहते हैं। लेकिन अब नहीं, हमें इस चीज को समझना है, जानना है, जागरूक होना है कि आज इस समय में हम जो भी जीवन जी रहे हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसका कारण हम खुद हैं। हम जानते हैं, हमने खुद उस चीज को चुना है। और तीसरा पहलू है पिरामिड, जो हमारी पृथ्वी के लिए स्पेशली हमारी पृथ्वी के लिए है, और हर ग्रह के पास उनका एक अपना पिरामिड है, ताकि उस एक ग्रह को की जो विषमताएं आती हैं उसको सम कर सके। ये ऊर्जा का भंडार है जो जिसके द्वारा हम सबको ऊर्जा मिलती है। तो पिरामिड को तो इसीलिए इतना ज्यादा पत्री जी भी बोलते हैं कि इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो आपको वो ऊर्जा का ज्ञान कराता है, अनुभव कराता है, जो हम कई बार नहीं हमारे पास रह पाती।
और उससे एक नया हमारे जीवन में नया स्फूर्ति, ऊर्जा का संचार भी होता है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, हम शुरुआत करेंगे आयुर्वेद से, और मैं डॉक्टर इशिता चुग को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और रसायन पे हमें विस्तार पूर्वक वर्णन करें कि वो क्या है, किस तरीके से रसायन हमारे लिए आवश्यक है। तो डॉक्टर इशिता। यहाँ उपस्थित सभी विभूतियों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं इशिता चुग, बीएमएस चतुर्थ वर्ष की छात्रा, आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि क्वांटम लाइफ श्रृंखला के आयुर्वेद खंड को प्रस्तावित करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज के इस खंड में हम रसायन के ऊपर चर्चा करेंगे कि रसायन किस तरह से काम करता है, रसायन ड्रग्स की महत्ता क्या है, वह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है और वो किस प्रकार से हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है और मानसिक शक्ति किस प्रकार प्रदान करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को अब शेयर करूंगी। स्वस्थ और पूर्ण जीवन का महत्व। इस पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी इस दुनिया में और इस दुनिया से परे स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। इस धरती के व्यक्ति 3 आवश्यक कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पहला, अस्तित्व की कामना, दूसरा धन इच्छा, तीसरा अच्छे कार्यों को करना चाहते हैं। इन 3 इच्छाओं में से किसी को लंबे समय तक अस्तित्व की इच्छा पर मुख्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंत के साथ पूरी चीजों का अंत हो जाता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित नियमों को अपनाकर और बीमारियों के इलाज के लिए उचित इरादे से किसी व्यक्ति के लंबे समय तक अस्तित्व को प्राप्त किया जा सकता है। इंसान की दूसरी महत्वपूर्ण इच्छा धन के लिए है। पैसे के बिना इस धरती पर रहना जीवन का सबसे प्रतिकूल स्थिति है। धन के विभिन्न संस्थानों पर प्रहार करने का प्रयास करना चाहिए। पाठ द्वारा वर्णित धन के संभावित संस्थान खेती, पशु प्रसार, व्यवसाय, सरकारी सेवा आदि होंगे। कोई भी व्यवसाय से किसी भी साधन को स्वीकार कर सकता है। उनमें से किसी एक को अपनाने से व्यक्ति अपने अस्तित्व को लंबा कर सकता है। फिर तीसरी इच्छा मोक्ष या मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना है। मन में रजस और तमस की अनुपस्थिति और अतीत की क्रिया के प्रभाव के कुल विनाश के कारण मोक्ष व्यक्ति के सभी संपर्कों का पूर्ण वियोग है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके बाद किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के अतिरिक्त संपर्क नहीं होंगे। धन की प्राप्ति, इच्छा की पूर्ति और अंतिम मुक्ति पूरी तरह से उत्कृष्ट स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। रोग स्वास्थ्य और जीवन के विध्वंसक हैं। जीवन में सब कुछ हतोत्साहित करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि शरीर नहीं तो व्यक्ति के लिए कुछ भी हासिल नहीं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर के प्रति एक कस्बे के अधिकारी की तरह और शहर और रथ के प्रति क्रमशः एक रथ के प्रति चौकस रहना चाहिए। एक व्यक्ति को हमेशा अपने शरीर की आवश्यकता के लिए चौकस रहना चाहिए, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक। तो त्रिएषणा के लिए हेल्दी बॉडी का होना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों को आमतौर पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, बृहत्त्रयी और लघुत्त्रयी। चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली पहली है जो बीमारी और उम्र बढ़ने से मानव के जीवन को ढालने का प्रयास करती है। रसायन तंत्र अष्टांग आयुर्वेद के 8 सबसे महत्वपूर्ण नैदानिक शाखाओं में से एक है और यह पूरी तरह से उम्र बढ़ने और इसकी रोकथाम के अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों का शमन। आचार्य चरक व्याधि का इलाज करने के लिए एक व्यक्ति और दूसरा सभी दवाओं को 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहली प्रकार की दवाएं हैं जो स्वस्थ स्थिति को बनाए रखती हैं, जैसे कि रसायन और बाजीकरण, और दूसरी वह है जिनमें हमें किसी व्यक्ति की स्वस्थ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के बाद आचार्य चरक ने एक व्यक्ति दिनचर्या, रात्रिचर्या, स्वस्थ के रख रखाव के लिए कुछ गैर औषधीय पहलू का उल्लेख किया है। रसायन उपचार के दृष्टिकोण का उपाय मूल रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया गया है, लेकिन इसका उपयोग विभिन्न बीमारी के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।
जैसा कि हमने अभी देखा कि रसायन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो रसायन क्या है, क्या कहती है उसकी निरुक्ति, आइए देखते हैं। तो रसायन शब्द दो शब्द रस और अयन से लिया गया है। रस और अयन शब्दों के लिए विभिन्न अर्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे रस पहली शरीर की पहली धातु, रस स्वाद की भावना जो जीवा के द्वारा निर्देशित होती है उससे भी ग्रहण किया जा सकता है। शरीर में पोषक तत्व को भी रस से ग्रहण करते हैं। पारद जो मरकरी है जिससे उम्र बढ़ने तथा मृत्यु को नष्ट करने की संपत्ति है और विभिन्न धातु को आत्मसात करने की शक्ति है। स्वरसा 5 आयुर्वेदिक दवाइयों की प्रक्रिया में से एक भी रस है। उसी प्रकार अयन अयन को हम ज्ञान, जागरूकता, गमन, प्राप्ति इन सभी से ले सकते हैं। आयुर्वेद में अयन का साहित्यिक अर्थ है आप्यन, पोषण, विधि, मार्ग। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हुए मैं आपको रसायन के विषय में कुछ बताना चाहूंगी, या आप यूं कह लीजिए कि रसायन की परिभाषा क्या है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। रसायन वह ड्रग्स हैं जिनके द्वारा हम धातु को सबसे अनुकूल पोषण प्राप्त कर सकते हैं। सुश्रुत ने दवाओं के रूप में रसायन के बारे में बताया है जिसका उपयोग उम्र और के रखरखाव, बुद्धि और शक्ति में सुधार और बीमारियों के उन्मूलन के लिए किया जाता है। वयस्थापन का अर्थ है जीवन के विभिन्न समय में वर्णित गुणों के साथ स्वस्थ जीवन काल जारी रखना, और 100 वर्ष तक वह मनुष्य के सामान्य अनुमानित जीवन है। आयुष्करा का अर्थ है जीवन के स्वस्थ काल का विस्तृत 100 वर्ष से भी आगे। इस प्रकार सुश्रुत के अनुसार रसायन औषधियाँ 3 प्रकार की क्रियाओं को प्राप्त करने में मदद करती हैं। पहली, युवा अवस्था की रक्षा करें और संयम से बचें। दूसरी, जीवन काल, बुद्धि और शक्तियों को प्रोत्साहित करें। तीसरी, बीमारियों की जांच और इलाज करें। आचार्य भाव प्रकाश ने व्यापक क्षेत्र को कवर करने के लिए रसायन की परिभाषा का विस्तार किया। उन्होंने रसायन को व्याधि और जरा को कम करने वाली चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया, और युवाओं में उन्होंने चक्षुष्य, ब्रह्मण और वृश्य को भी शामिल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि रसायन की आवश्यकता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उम्र का रखरखाव, बुद्धि और शक्ति में सुधार, बीमारियों के उन्मूलन, युवावस्था की रक्षा, जीवन काल, बुद्धि और शक्ति का प्रोत्साहन। आगे बढ़ते हुए अब हम ये देखते हैं कि रसायन काम कैसे करती हैं, और आप कह सकते हैं कि रसायन औषधियों का फार्माकोडायनामिक्स क्या है। रसायन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में आचार्यों द्वारा कुछ वर्णित नहीं है, लेकिन दवाओं के विभिन्न औषधीय क्रियाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह व्यापक शारीरिक विधि के माध्यम से कार्य कर रहा है, जो आवश्यक शारीरिक कारकों को बढ़ावा दे रहा है, जैसे अन्न, रस और धन के संचालन और अग्नि की सामान्य स्थिति का रखरखाव। रस धातु विभिन्न ऊतकों का समर्थन करता है और अन्य धातु का सामान्य गठन के लिए जिम्मेदार है। दवा की संख्या आदर्श विधि से रस धातु को बढ़ाकर इस भूमिका को निभाती है। रस का पोषक अंश रसका को ममता को, रस से रक्त को पोषण देता है, रक्त से मांस को, मांस से मेद को, मेद से अस्थि को, अस्थि से मज्जा को, और मज्जा को शुक्र, मज्जा जो है शुक्र को पोषण प्रदान करता है। ऐसी दवाओं के उदाहरण हैं शतावरी, दूध, घृत और भी कई आदि रसायन औषधियां हैं जो अग्नि के स्तर पर काम करती है और चयापचय प्रक्रिया को उत्तेजित करती है। एक व्यक्ति में एक बेहतर चयापचय प्रक्रिया धातु के बेहतर संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप के गठन के लिए एक बेहतर तरीका है। बहुत सारी दवाएं उपलब्ध है जो अग्नि को, जैसे अग्नि के वर्धन के लिए पीपली, चित्रक। आचार्य द्वारा यह भी कहा जाता है कि रसायन औषधि को उचित प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता जिसने पाचन अग्नि को कम कर दिया है। यह किसी अनजान आदमी की मदद की तरह है। रसायन औषधि कम मात्रा में भी व्यक्ति को दी जाती है जिससे पाचन शक्ति तीव्र होती है।
ठीक उसी तरह प्रभावी हो जाती है जैसे कि उचित व्यक्ति को दिए गए भोग के स्रोत। कई रसायन औषधियाँ सुरामांसी के प्रदर्शन को बढ़ा सकती है और शरीर के अधिकतम टर्मिनल भाग तक पोषक सामग्री के संचार में मदद करती है। सूक्ष्म चैनल पोषक तत्वों की गाड़ी के लिए जिम्मेदार है। इन चैनलों में कोई भी बाधा की प्रकृति को धीमा कर देगी और कई बीमारियों को प्रकट करेगी। सूक्ष्म चैनल की सफाई करने से स्रोतशोधक रसायन शरीर के एक बेहतर परिसंचरण और कोशिकाओं को बेहतर छिड़काव स्थापित करता है। गुगलू इस प्रकार के रसायन का स्थापित उदाहरण है। अब तक हमने रसायन के विषय में बहुत कुछ जान लिया है कि रसायन काम कैसे करता है, उसका फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो किस प्रकार से काम करता है, उसकी पूरी प्रोसीजर को हमने देखा। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर कोई रसायन का सेवन नहीं कर सकता, तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि किस में रसायन संकेतिक है। हालांकि रसायन एक उपचार प्रक्रिया है जो स्वस्थ जीवन काल और मानसिक संकेयों को बढ़ाती है, लेकिन इसे सभी व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। ऐसे व्यक्ति जो सक्षम शरीर वाले हैं, जिनके शरीर बीमारी से मुक्त हैं, जिन्हें मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, जो स्वयं नियंत्रित होते हैं, जिनके पास पर्याप्त समय होता है और जिनके पास पर्याप्त धन होता है, वह ही रसायन चिकित्सा के लिए परिपूर्ण है। अष्टांग हृदय के अनुसार जो व्यक्ति इस तथ्य को बोलता है, जो नाराज नहीं होता, जो आत्मा आदि के ज्ञान की खोज में अपनी इंद्रियों को संलग्न करता है, जो शांत है और जो हमेशा अच्छे आचरण में लिप्त रहता है, केवल उसे ही आदित्य मानना चाहिए और रसायन का सेवन करवाना चाहिए। रसायन चिकित्सा उन व्यक्तियों में संपत्ति उत्पन्न करती है जिनका मन और शरीर अनियंत्रित है और जो स्वयं नियंत्रित है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सभी में रसायन सांकेतिक नहीं होते, तो अब जैसे हमने इंडिकेशंस देखी तो वैसे ही कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो रसायन का सेवन नहीं कर सकते। रसायन उपचार के बारे में आयुर्वेद, क्योंकि रसायन उपचार एक परिष्कृत चिकित्सा है जिसमें जिस रोगी में विश्वास ना हो, समय ना हो, धन ना हो और उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। चिकित्सक उस व्यक्ति को रसायन चिकित्सा के बारे में कुछ भी बताने से मना किया गया है जो बीमारी से मुक्त नहीं है, जो द्विज जाति नहीं है और जिनका इस चिकित्सा में कोई भरोसा नहीं है। आचार्य चरक के अनुसार जो व्यक्ति मानसिक शारीरिक दोषों से मुक्त नहीं है, वह कायाकल्प उपचार के परिणाम को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है जो रसायन चिकित्सा का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। पहला है आत्म अनुशासन से रहित। दूसरा, आलसी व्यक्ति। जैसा कि हम जानते हैं, जो व्यक्ति पहले से ही आलसी है वो किस तरह से सभी पोषण तत्वों को लेने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन कैसे करेगा। जो गरीब है, जो लापरवाह है, जो किसी एक व्यसन में लगा हुआ है या जो पापी है, उनमें नहीं दे सकते। और 7वां, वो जो दवा लेने के लिए ही अनवांछित हो। आचार्य सुश्रुत ने उन 7 कारणों का भी वर्णन किया है जो रसायन चिकित्सा में की उपलब्धि में देरी करते हैं। पहला, अनहोनी, जिसे हम कह सकते हैं अनअवेयरनेस। जैसे कि जो अवेयर ही नहीं होगा कि वह किस लिए ले रहा है, उसके मन में कोई ऐसी भावना ही नहीं होगी कि मुझे ठीक होना है, तो उसके ऊपर रसायन का प्रभाव बहुत लेट होगा। पहल की कमी, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पहल ही नहीं करना चाहेगा। मन की अनिश्चितता, गरीबी, निर्भरता, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता, दूसरों पर निर्भर है, उसे आप कितनी ही दवाइयाँ खिला लीजिए वह काम नहीं करेंगी। आत्मनियंत्रण की कमी, अब डॉक्टर ने ये बता दिया कि रसायन सेवन के समय आपको ये चीज़ नहीं खानी, आपने ये चीज़ खानी है, लेकिन उसके ऊपर खुद के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है और वह सब चीज़ खा रहा है, आहार विहार का पालन नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात है कि उसके ऊपर रसायन लेट प्रभाव दिखाएंगे। या 7वां है दवाओं की असक्षमता, हमें दवा भी ऐसी लेनी है जो पूर्ण रूप से सक्षम हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे मुख्य बिंदुओं को ज़रूर समझे होंगे कि रसायन क्या है, वह कैसे काम करता है।
आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे रसायन की क्लासिफिकेशन, मतलब हम उसको किस तरह से विभाजित कर सकते हैं और उनका मॉडर्न को वो कैसे मॉडर्न में हमारा यूज़ हो रहा है। अगर हम आज के एपिसोड को ब्रीफ करें तो आज हमने रसायन का विचार, संरचनात्मक, शारीरिक के उपयोगी प्रभाव को कवर किया, स्वस्थ अवस्था में और रोगग्रस्त स्थिति में सामाजिक और मानव शरीर के मानसिक कार्य को कवर किया। इस प्रकार ये रसायन ड्रग्स बेहतरीन ढंग से होने वाली मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देती हैं और ये सेल्स को होने वाली क्षति को रोकने में मदद करती है या तो जल्दी से सामान्य सेल फंक्शन को बहाल कर सकते हैं या तो अंतरात्मक सुरक्षात्मक तंत्र के काम में सुधार करके या सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में काम करते हैं। तो जैसे कि आज हमने रसायन के बारे में देखा, उसी प्रकार हम अगले सेशंस में एक एकल औषधि के रसायन प्रभाव कैसे है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रसायन की क्लासिफिकेशन, उनका मोड ऑफ एक्शन और मॉडर्न में क्या रिलेशन है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो मैंने रसायन के विषय में बताया वह समझ में आया होगा और किस तरह से आप उसका अनुपालन कर सकते हैं वह भी आपको समझ में आया होगा। और मैं आशा यह भी करती हूँ कि आप उसका अनुपालन करके अपने जीवन की उच्च स्वास्थ्य को जरूर प्राप्त करेंगे। अब मैं अपनी सहपाठी मोनिका घनघस को आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वह हमें क्वांटम के विषय में जानकारी दे सके। मोनिका। नमस्कार सभी को। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वांटम का नया अध्याय, क्वांटम क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस। क्रिएटिविटी, मन के पास जो क्रिएटिविटी है उसका कोई मुकाबला नहीं। वो एक ही चीज़ को अलग अलग 10 रूपों में देख सकता है, उसके पास इतनी क्षमता होती है। तो हम जब क्वांटम क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे कि इससे 8 जो तरीके हैं जो ध्यान और धर्म को साथ रखते हुए हम आज के सेशन में जानेंगे कैसे ये 8 तरीके क्रिएटिविटी को हासिल करने में सहायक हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। क्वांटम क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस, जो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं वो अपनी क्रिएटिवनेस, जो हमारे पास शक्ति है एक ही चीज़ को विभिन्न रूपों में जानने की, उसको कैसे निखार के बाहर लाती है। तो वो ध्यान के माध्यम से हो, धर्म के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, जब ये क्रिएटिविटी बाहर आती है तब पता चलता है कि वो व्यक्ति, उसका स्रोत क्या है ऊर्जा का। तो चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड है व्हाट इज क्वांटम। तो क्वांटम क्या है? जब दो ऊर्जा का स्रोत हैं, जिनके पास दो कॉन्शियसनेस, जिनके पास चेतना शक्ति है, वो दो व्यक्ति या फिर जो दो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके बीच में जब ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो वही, हम सिंपल भाषा में समझे तो वही है हमारी क्वांटम। क्वांटम की वजह से ही जो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में, वो अगर हम देख पाते तो हमें ऐसा लगता कि एक पैकेट हम एनर्जी का भर के किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। तो लेकिन वही चीज़ हम इमेजिन करें कि हम एक एनर्जी, जो हमारी जिस लेवल पे एनर्जी है वही हम एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम दूसरे को दे रहे हैं। तो तीसरी स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि लेट्स कंसीडर 7 प्रैक्टिसेस, जो 7 प्रैक्टिसेस हैं, जो 7 माध्यम हैं, जो कार्य हैं जिनको हम करके हम क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं। वो है कि आप अपनी ईगो को सबसाइड कर दीजिए। अगर आपको ये 7 प्रैक्टिसेस जाननी है तो दूर कर दो वो ईगो को। सो द प्योरिफिकेशन, सत्व, आपका सत्व बहुत ज़रूरी है। सत्व, आप कितने शुद्धता से इसको समझना चाहते हैं वो ज़रूरी है। और आखिर में जैसे हम अपनी क्रिएटिविटी, हमारी जो शक्ति है उसको जानने के लिए हमारे पास ये एक तरह का, जैसे एक कहते हैं ना कि ये हेल्प करेगा, ये हमें और जल्दी पहुंचा देगा, ये हमें और जल्दी
क्रिएटिविटी तक पहुंचा देगा। तो वही है ये 7 प्रैक्टिसेस, ये सत्व, ये अच्छाई जो है जिनको हम बोलते हैं अलग अलग टर्म्स में, तो यही है जो हमें बहुत जल्दी उस क्रिएटिविटी, उस चेतना शक्ति तक पहुंचा देगा। तो चलिए प्रैक्टिसेस, 7 प्रैक्टिसेस के नाम जान लेते हैं। तो पहले है इंटेंशन सेटिंग, दूसरी है स्लोइंग डाउन, तीसरी है कंसंट्रेशन एंड फोकसिंग, चौथी है डू बी डू अल्टरेटिंग एक्शन एंड रिलैक्स्ड इंक्यूबेशन, पांचवी है इमेजिनेशन एंड ड्रीमिंग, छठी है वर्किंग विद आर्कीटाइप्स एंड क्रिएटिंग पॉजिटिव इमोशनल ब्रेन सर्किट्स, सातवीं है रिमेंबरिंग योर धर्मा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अगली स्लाइड में द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशन सेटिंग, जो अगली स्लाइड है कि द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशन सेटिंग, इंटेंशन कि किस भाव से हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, इन प्रैक्टिसेस को जानने की शुरू कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप लेंगे कि हम अपने माइंड को कंफर्टेबल करेंगे, हमारे ईगो को अलग कर देंगे। ईगो तो रखना ही नहीं है अगर हमें ये जानना है तो सिट कंफर्टेबली, जहाँ आप हैं वहाँ आराम से बैठ जाइए। आप क्या करें कि अपनी बॉडी अवेयरनेस को, जो टेंशन है उससे फ्री कर दीजिए, अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए कि आप सांस ले रहे हैं, अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने जो एक अंगूठा है पैर का उसके प्रति भी जागरूकता हो। हमारी जैसे जागरूकता हमें शुरू करनी है, हमें ध्यान लगाना कि हाँ मेरे पैर हैं, उसमें कॉन्शियसनेस है, हाथ है, पूरा पूरा शरीर है, हेड नेक, फिर हेड पर पहुँचे और रिलैक्स हो जाएं और हम ध्यान अपना अपने श्वास पे रखें। फिर सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में हम जानते हैं कि हाउ हम अपने इंक्लूडिंग एवरीवन एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर इंटेंशन, कि हमारा जो भाव है, इसको सीखने का भाव है, उसको एक्सपेंड करें, उसको एक्सपेंड करें कि सभी के साथ बांटें। हम जो सीख रहे हैं वो अगर हम दूसरों के पास बांटेंगे नहीं तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो इसको एक्सपेंड करें, जैसे एवरीवन, सबसे शेयर करें, टाउन कंट्री में, फाइनली द होल यूनिवर्स विल कम इनटू दिस। सारे संसार, अगर हम शुरुआत करेंगे तो पूरा संसार इसमें हमारे साथ होगा, लेकिन शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो अब थर्ड स्टेज में इंटेंशन ग्रेजुअली बिकेम द प्रेयर, प्रार्थना बन जाएगी ये हमारे लिए। जो हमारे भाव हैं, अच्छाई है, वो हमारे लिए ही प्रार्थना का काम करेगी, प्रार्थना का स्रोत बनेगी। फिर आती है फोर्थ स्टेज, जब वो जो प्रार्थना में डूबा हुआ मन है वो साइलेंट हो, बिल्कुल शांत हो, मेडिटेशन में गया हो, ध्यान में गया हो, साइलेंट मेडिटेशन, तो तब हमारी क्रिएटिव पावर जागना शुरू होती है। तो अगली स्लाइड में हम जानेंगे द प्रैक्टिस ऑफ स्लोइंग डाउन। तो अब कैसे हम अपने माइंड को स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं। सो हाउ कैन टीच अ माइंड, हम उसको कैसे समझा सकते हैं जिसका माइंड में पहले से ही खुद के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो मैं एक स्टोरी बताऊंगी आपको कि कैसे जैन और बुद्धिस्ट का टाइम था जब इंडिया में। तो क्या था कि जैन जो थे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि दो आर्टिस्ट थे, वो आपस में कंपेयर कर रहे थे कि जैसे राजा के दरबार में दो चित्रकार थे, वो आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे की कि मैं ज़्यादा अच्छा चित्रकार हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा चित्रकार हूँ। तो राजा ने कहा कि चलो तुम अपनी अपनी कला को एक पूरी दीवार पे उतारो, उसको एक अपनी कल्पनाओं को उस दीवार पे दिखाओ, तो फिर मैं फैसला करूँगा कि कौन ज़्यादा अच्छा चित्रकार है या जो ज़्यादा अच्छा कलाकार है। तो एक आर्टिस्ट ने जो एक कलाकार था उसने राजा की ही सारी गुणों को, सारी उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं और उनके वो सब कुछ पेंट कर दिया, वो सब कुछ उन्होंने एक पूरी दीवार पे बना दिया कि कैसे वो राजा कितने महान कार्य उन्होंने किए हैं। तो वो उस दीवार को देख के उस दूसरे कलाकार ने सोचा ये तो बहुत ही अद्भुत चित्रकारी की है इन्होंने। तो उसने
वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया उस टाइम पे। तो फिर राजा आए, राजा भी उस दीवार को देख के आश्चर्यचकित रह गए कि कितनी सुंदर चित्रकारी इन्होंने की है। तो उसने जो दूसरा जो था व्यक्ति, दूसरा चित्रकार था, उसको बोला कि भाई आपने क्या बनाया है? तो उन्होंने बताया कि मैंने भी बिल्कुल, मेरे को इससे अच्छा नहीं लगा था, मुझे भी अच्छा लगा ये, तो मैंने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही अपनी दीवार पर भी मैंने ऐसे ही बना दिया है। यही चित्रकारी बिल्कुल सेम टू सेम मैंने अपनी दीवार पे बना दी है। तो राजा फिर उसकी दीवार को देखने गए। तो जब राजा ने उसकी दीवार देखी तो राजा ही चौंक गए कि कैसे कोई इंसान बिल्कुल सेम चित्रकारी दूसरे इंसान की देख के बना सकता है। वो राजा हैरान परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक भी कहीं पे भी कोई मिस्टेक देखने को नहीं मिल रही है इसमें, हूबहू ही सेम चित्रकारी आपने की है। तो वो हंसते हुए वो चित्रकार कहते हैं कि हाँ, आपको समान तो लगेगी ही, क्योंकि ये चित्रकारी नहीं, यह एक शीशा है। यह उस चित्रकारी का एक दर्पण, इस दर्पण में वो चित्रकारी दिखाई दे रही है, इस वजह से वो चित्रकारी बिल्कुल सेम है। तो इस पूरी कहानी का अर्थ हम ऐसे समझते हैं कि ये वो रिफ्लेक्ट ऑफ परफेक्टली ऑल नॉलेज, जो हमारा एक शीशा, हम दर्पण की बात करते हैं, वो हमारी नॉलेज को हूबहू रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ भी है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम वे वो दिखाता है। तो ऐसे ही कि अगर आपका माइंड फुल है, एक और स्टोरी मैं बताऊंगी कि अगर आपका माइंड फुल है तो हम उसको एम्प्टी कैसे करें और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। कि मेमोरीज हैं, हम मेमोरीज में कभी कभी जो पुरानी पास्ट की मेमोरीज हैं उसमें उलझ जाते हैं, जनरेटिंग थॉट्स, बार बार उन्हीं विचारों को अपने अंदर लाते हैं। बट मेडिटेशन क्या है? जो एम्प्टीनेस ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एज अवेयरनेस ऑफ मेडिटेशन। वही ध्यान है जब वो माइंड है वो जस्ट फ्लोट, जैसे हवा में बादल, आसमान में बादल होते हैं, वैसे ही विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट किसी प्रकार की उनको किसी भावना, जुड़ाव और कुछ नहीं होता। सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करें 15 से 20 मिनट की, रिलैक्स होके अपने माइंड को बस खो जाने दें। हमें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ अपनी श्वास पे ध्यान देना है। और स्लो डाउन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फिजिकल ऑर्गन्स, जितनी भी हमारे ऑर्गन हैं उनको, उनकी फंक्शनिंग को थोड़ा स्लो डाउन करना और सारा ध्यान अपनी सांस पर रखना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन अवेयरनेस मेडिटेशन। तो एक नोबेल प्राइज विनर मैरी क्यूरी हैं, उन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन वंस हर सिबलिंग मेड अ वॉल ऑफ टेबल और चेयर एंड वाइल शी वाज वर्किंग ऑन हर डेस्क, कि उसके पास वो कुछ, कई जो आपने महान व्यक्ति के बारे में सुना होगा कि वो अगर अपने काम में इतना खो जाते थे कि उनको पता नहीं होता था उनके पास में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही मैरी क्यूरी नाम की ये थे, इनको पता ही नहीं चला कि इनके साइड में हो क्या रहा है, इनके भाई बहन क्या कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा अपने काम में खो गई थी कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पास में कोई फर्नीचर तोड़ रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कोई, वो अपने ध्यान में ही इतनी मगन थी। तो ऐसे ही जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन सुबह उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे एक बहुत ही अद्भुत आइडिया आया है कि बस उस आइडिया को उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस फिर वो अपने पढ़ाई में मगन हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है, इंडियन फिजिसिस्ट थे वो, मेघानंद शाह, जो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानते थे। तो वो एक बार आते हैं, बोलते हैं अपनी वाइफ को कि आज मेरे को एक ऐसा लड़का मिला कि जिसने मुझे बताया, उसने बहुत इंस्पायर किया मुझे, वो उसके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो आके ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। तो वो पत्नी, उनकी पत्नी उनको याद दिलाती है कि अरे वो आपका ही बेटा था। तो वो कंसंट्रेशन अवेयरनेस मेडिटेशन,
कि कंसंट्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी, कि हमारी कंसंट्रेशन मेडिटेशन एक टेक्निक है जिसमें हम एक अपने ही जाप, एक मंत्र का उच्चारण जब करते हैं तो धीरे धीरे उस मंत्र में खोने लगते हैं, उस मंत्र को जानने लगते हैं। तो 15 से 20 मिनट तक हमें कंसंट्रेशन मेडिटेशन करनी है, जिसमें हम ये प्रैक्टिसेस, जिसमें हम पूरा कंसंट्रेशन अपने जो मेडिटेशन है उस पर ध्यान पर लगाएं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है, इट वॉज ऑल गाइडेड बाय अ पेंट ऑफ सनफ्लावर रेजिंग दिस ऑल द जाप एंड मंत्रास विल फोकस ऑन द ऑडिटरी सेंसेस, कि जब हम पूरी तरह इस कंसंट्रेशन में चले जाएंगे तो हमारे जितने भी, हम बोलते हैं कि हमें ये बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हमें कुछ क्रिएटिविटीनेस हमारी तब जागरूक हो जाएगी जब हम कोई कार्य करने लग जाएंगे। तो कभी कभी आपने भी देखा होगा कि आप लोग खो जाते हैं कुछ कार्य, कुछ सोचते हुए, कुछ समझते हुए। तो जब आप ये वाली मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन ट्राई करेंगे तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना कि आपको क्या अनुभव हुआ। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ डू बी डू तो ये क्या है कि जब हम मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन से अगली स्टेज में पहुंचते हैं तो वो है हमारे पास समाधि। समाधि है एक ऐसी स्टेज जहाँ पे ट्रू नेचर, जो सुंदरता, जो हम कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति की बात कर रहे हैं, कि जो बाहर है वही हमारे अंदर है, हम पूरे संसार से अलग नहीं है। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो वही डू बी डू का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही करके जो अमित गोस्वामी सर हैं, उन्होंने एक अपना इंसिडेंस बताया लाइफ का, कि कैसे वो एक दिन चेयर पे बैठे हुए थे, ऑफिस में जाप कर रहे थे, और वो उनका 7वां दिन था जाप करने का। रोज़ वो जाप करते थे, एनर्जी लेफ्ट करते थे। तो जब वो 1 घंटे से जाप कर रहे थे तो फिर उनको ऐसा हुआ कि नहीं, मेरे को उठ के बाहर घूमने जाना चाहिए। तो वो उठे, अपने मंत्रों को जाप करते करते वो ऑफिस से बाहर निकले। तो जब वो जो रोड साइड से जा रहे थे तब उनको उनको दिखा कि कैसे बाहरी जो सुंदरता है, जो यूनिवर्स है, वो ओपन टू हिम, कि कैसे वो जो हवा है, वृक्ष है, वहाँ पे स्काई है, वो सब कुछ उनको अपनी तरफ बुला रही थी। सबको उनको एक बियॉन्ड द बिलीफ ऐसे सेंसेशन, ऐसे भाव आ रहे थे कि हाँ, यही तो आनंद की स्टेज है, समाधि ही आनंद है। तो उस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मैं आनंद की स्थिति में पहुंच चुका हूँ। तो यही है, यही जो हम प्रेजेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ लव, कि जो संसार में है वही मेरे अंदर है, वही मैं हूँ, वही मुझे जानना है। आज का सेशन यहीं तक था। आई होप कि आप सबको समझ आया हो। जो ये कुछ स्टेप थे आज अधूरे रह गए, उन स्टेप को हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। तो मैं अब ख्याति मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो हमें आए और पिरामिड के बारे में कुछ समझाएं। थैंक यू डॉक्टर मोनिका, बहुत ही सुंदर वर्णन किया आपने ये क्वांटम क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस का, जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और अब बात करेंगे हम पिरामिड की, जो हमारा तीसरा पहलू है। तो पिरामिड क्या है? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि पिरामिड क्या है। पिरामिड 2 शब्दों से बना है, पायरा और मिड। तो जो पायरा मतलब है कि उसमें ऊर्जा, अग्नि, और मिड का मतलब है मध्य में, यानी सेंटर। तो पिरामिड क्या हुआ कि जिसके अंदर असीम ऊर्जा है, जिसके बिल्कुल मध्य में असीम ऊर्जा है, असीम अग्नि है, वो है पिरामिड। तो जो पिरामिड है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, कि जो पिरामिड है ये इस तरह का चौकोन बेस है, इसका आधार है, और उसके जो साइड्स हैं, जो वो त्रिकोण करके ऊपर जाती हैं और इस एपेक्स पे, इस कोण पे जाके मिलती हैं। और ये कोण जो है ना, ये असीम ऊर्जा को अपने अंदर लेता है।
इतनी ऊर्जा, जो ब्रह्मांड की इतनी सारी ऊर्जा है, वो इस कोण के द्वारा उसके अंदर जाती है और उसको उस ऊर्जा को वो हर जगह पर हर तरह की ऊर्जा होती है, सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, और हर तरह की ऊर्जा अंदर जाती है और उसके बाद वो सकारात्मकता ऊर्जा बनकर फिर बाहर दोबारा आती है और पूरे धरती के ऊपर वो एक समता बनाए रखती है। इसीलिए पिरामिड को स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी ये ऊर्जा का भंडार है। और ये होता क्यों है, कैसे है? इसके स्वर्णिम कोण के कारण। जो पिरामिड है उसका जो स्वर्णिम कोण है वो 91 डिग्री 92 मिनट का है, और ये जो कोण है यही इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए एक स्टैंडर्ड है कि हाँ, यही कोण इस धरती पे पिरामिड जब बनेगा इस कोण के ऊपर, तब वो पिरामिड इस एनर्जी को ले पाएगा। किसी और कोण में आप उस पिरामिड को बनाएंगे तो वो नहीं होगा। और जैसे कि आप साथ में ये देख रहे हैं, ये एक पिक्चर जो किंग्स चैम्बर की है, यानी शाही कक्ष की है। जब हम गीजा के पिरामिड्स की बात करते हैं तो वो जो पिरामिड्स है वहां पे वहां क्यों के पिरामिड्स बनाते रहते वो, या वहां पे क्यों उन अपने राजाओं को वो रखते थे? वो इसलिए रखते थे क्योंकि वो मानते थे इस बात को कि मरने के बाद भी वो जीवित रहेंगे और उनका शरीर वहां पे सही रहेगा, और ऐसा होता भी था। उनको ममीज कहा जाता है। तो ये जो किंग्स चैम्बर होता है ना, जो आधार है उसको अगर उसके 1/3 पे होता है, उसके 1/3 हाइट पे होता है, बेस से 1/3 की 1/3 की हाइट पे वो किंग्स चैम्बर होता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एपेक्स से, ये जैसे एपेक्स है, इससे इस कोण से सारी ऊर्जा, बाहर की ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इधर आती है, और इस जगह पे जो शाही कक्ष है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर निहित होती है। पिरामिड के और भी जगहों पे निहित ऊर्जा होती है, लेकिन इस जगह पे बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है क्योंकि वो ऊपर से बिल्कुल बीच में आ रही है। तभी इसे कहा है पिरामिड, जिसमें इसका मतलब है जिसके मध्य में ऊर्जा हो, और इस मध्य में, इस जगह पे सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक रिसर्चेस ऑन पिरामिड, यानी जो बहुत ही वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं पिरामिड्स के ऊपर, उनको लेके हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था डॉक्टर जी पैट्रिक फ्लैंगन की अनुसंधानों के बारे में, जो कि उन्होंने एक किताब को में पूरे अच्छे से वर्णन किए गए हैं, जिसका नाम है पिरामिड पावर द मिलेनियम साइंस। अब इस किताब में और भी अनुसंधान है और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका आज हम वर्णन करेंगे, जिनका आज हम जानेंगे कि क्या क्या होता है पिरामिड से। गैल्वेनिक स्क्रीन रिस्पॉन्स यानी जीएसआर। अब ये जो गैल्वेनिक स्क्रीन रिस्पॉन्स है, ये हमने कहीं और भी सुना है। ये हमने सुना है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स की किताब के वर्णन करते हुए। तब हमने गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी सुना कि उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारे पौधे हैं ये हमें समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो है, ये एक अपरेटस है एक तरह से, जिसके और ये जो प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं, इन पौधों के जो पत्ते हैं, उससे इलेक्ट्रोड्स को जोड़ा गया है, ताकि, और इस स्टैंड को इसलिए रखा गया ताकि जो पत्ता है उसके ऊपर ज्यादा भार ना पड़े। और इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको ढूंढा जाता है कि हाँ, उन्हें लगाया जाए ताकि प्लांट क्या फील कर रहा है, वो पौधा क्या अनुभव कर रहा है, उसके बारे में हमें रीडिंग मिले, हमें पता चले। तो इस तरीके से उसे अच्छे से पत्ते को साफ सुफ करके और इलेक्ट्रोड्स को लगाया, और उन्होंने क्या पाया, डॉक्टर पैट्रिक फ्लैंगन ने क्या पाया, और साथ में पिरामिड को भी रखा प्लांट के ऊपर, और उन्होंने क्या पाया कि जो पिरामिड्स के इफेक्ट के वजह से जो प्लांट्स हैं वो क्या अलग अलग तरह के, वो वैसे भी अलग अलग तरह की चीजें शो करते हैं। जैसे
अलग-अलग बदलाव, यानी अगर वो सो रहे हैं कभी-कभी या कभी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या वो क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह का फीलिंग आ रही है, क्या उनको अनुभव हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो हर तरह के अनुभव ले रहे हैं। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी वजह से ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और डॉक्टर पैट्रिक को ये बात पता चल रही थी। उनको ये समझ में आया कि वो कब सोते हैं, वो कब उठते हैं, वो कब एक्टिव रहते हैं। तो लेकिन इसका मेन रिजल्ट जो था, वो किस चीज़ पे था? जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि उन्होंने एक चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एक जो पौधा होता है, वो हर तरह की चीज़ें करता है, रेजिस्ट भी करता है और जाता भी है, खुले आराम से घूमता भी है। लेकिन क्या पिरामिड के अंदर भी वो वैसा ही बिहेव करता है? उन्होंने बताया कि वो वाला जो इफ़ेक्ट था वो कम हो गया। मतलब उसको अपने आस-पास का जो एनवायरनमेंट था, जो वातावरण था, वो अच्छा लग रहा था, तो वो शांत था। जब उसके ऊपर पिरामिड रखा गया। और कौन-सा पिरामिड उन्होंने इस्तेमाल किया? प्लेक्सीग्लास पिरामिड। और सिर्फ प्लेक्सीग्लास पिरामिड ही नहीं, कार्डबोर्ड का पिरामिड भी उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने ये पाया कि किसी भी तरह का पिरामिड है, पर उसका कोण सही है, तो वो पिरामिड जो है वो उनको उस प्लांट के अंदर एक जो बदलाव है वो उसमें चेंजेस बता रहा है। उन बदलावों को देख पा रहे हैं कि प्लांट के अंदर कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जब प्लांट सो रहा था, जब पौधा सोता है, तब कोई चेंज नहीं उनको फील होता। हमने पिछले एपिसोड में ये भी जाना था कि अगर लीफ को किरलिन फोटोग्राफी हमने करी थी, देखी थी कि डॉक्टर पैट्रिक ने जो किरलिन फोटोग्राफी के जरिए जाना था कि जो पत्ता था उसको तोड़ दिया, आधे घंटे के लिए बाहर रख दिया, तो उसके अंदर से सारी एनर्जी चली गई थी। और जब उन्होंने 5 मिनट के लिए पिरामिड के अंदर रखा, तो वो जो पत्ती थी, वो उसके अंदर खूब सारी ऊर्जा आ गई थी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, इन प्लांट्स के अंदर, इन पौधों के अंदर जो जीवित हैं पौधे, उसके अंदर भी ऊर्जा उतनी ही आ रही है। जब जो पौधा सो नहीं रहा होता था, तब क्या होता था कि जो रिलैक्सेशन रेट है, वो चेंज हो जाता है। यानी प्लांट जो है वो ज़्यादा रिलैक्स हो गया था, ज़्यादा आराम फ़ील कर रहा था और बहुत ही धीरे-धीरे उसके अंदर वो चेंज आ रहा था कि हाँ, बहुत आराम से उसको लग रहा। लेकिन कभी-कभी वो ज़्यादा भी हो जाता था। हर तरह का चेंज जो है, हर तरह का बदलाव, चाहे बाहर वातावरण में बदलाव हो रहा हो, चाहे कोई इंसान अंदर आ रहा है, जो या उसके आस-पास घूम रहा है, या उसकी जो लाइट है आस-पास में वो कैसी है, और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, या कोई भी ऐसी चीज़ पौधे को अनुभव हो रही थी और वो उसके ऊपर प्रभाव डाल रही थी। इवन द थॉट्स ऑफ द रिसर्चर, यानी जो रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर पैट्रिक, उनके अपने विचार भी उस प्लांट पे प्रभाव डाल रहे थे। ये हमने सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स के बारे में जो पुस्तक पढ़ी थी, उसमें भी बताया गया है। और कई बार जो प्लांट था वो ऐसे हिलता हुआ भी फील होता था। किसके साथ? जो इन्वेस्टिगेटर है, यानी जो उनको देख रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी हार्ट बीट के साथ, उसके दिल की धड़कन के, मतलब वो प्लांट हमारे दिल की धड़कन तक सुन सकते हैं। तो आप देखिए कितना कुछ है उनके पास। इसी के साथ उन्होंने एक कुछ कंट्रोल्स भी रखे थे, ताकि वो एक डिफरेंस देख सके कि क्या वो सिर्फ पिरामिड के अंदर हो रहा है, या फिर वो किसी और भी चीज में हो रहा है, या वो नेचुरली हो रहा है। जब उन्होंने देखा, तो ये पाया कि पिरामिड के अंदर जो चेंजेस उनको दिख रहे थे, वो चेंजेस उनको किसी और कंट्रोल में, यानी कोई क्यूब उन्होंने रखा था प्लांट के ऊपर, उसमें नहीं मिले। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पिरामिड की वजह से जो प्लांट्स हैं, वो और ज़्यादा रिलैक्स हो गए, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब हम, और वो बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो जब हम प्लांट्स को पिरामिड के अंदर रखते हैं, तो वो और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, जैसे कि हम भी करते हैं। तो अब बात है ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, यानी इंसानों पे।
कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने करी, तो डॉक्टर पैट्रिक ने क्या करा, कुछ 100 पीपल थे, लोग थे, उन्होंने उनको बिठाया 6 फुट के बेस प्लास्टिक पिरामिड्स के नीचे, और टेस्ट जब शुरू हुआ था, सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो करीबी दोस्त थे उनके ऊपर ही किया था। उन्होंने उनको बिठाया आधे घंटे के लिए और पिरामिड के अंदर, और उनको ये नहीं बोला कि, और उन्होंने बस ये बोला कि आप आधे घंटे के लिए बैठे और उसके बाद बस मुझे बताइए कि आपने क्या अनुभव किया। उनको ये नहीं बोला गया कि आपको क्या लगना चाहिए। जब उनको, तो वो बैठ गए, तो जो सब्जेक्ट्स को नहीं पता था कि हमने क्या सोचना है, तो वो बैठ गए वहां पे। सब सारे केसेस में एक चीज फील हुई कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी उनको, ऐसा लग रहा था कि कोई एक सरसराहट जैसी हो रही है। फिर उन्होंने जो पिरामिड थे उसमें बड़े बड़े होल किए ताकि वो वेंटिलेट हो जाए, ताकि हवा इधर उधर से जाए। वेंटिलेट होने के बाद भी जो हवा जब चली गई, जा रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, पर तब भी वो गर्मी उनको महसूस हो रही थी, वो सरसराहट तब भी महसूस हो रही थी। इसका मतलब तो ये है कि वहां पे और भी ऐसी ऊर्जा थी जो उनको महसूस कर रहे थे वो। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको पिरामिड्स उनके अपने लिए भी चाहिए। देखिए क्या इतना अच्छा वो है कि इतना अच्छा रिजल्ट है कि लोगों ने खुद पिरामिड यूज करना शुरू किया। डॉक्टर पैट्रिक कहते हैं कि उनकी खुद की जो शारीरिक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब से उन्होंने रात को पिरामिड के नीचे सोना शुरू किया। तो ये भी एक बहुत ही अलग चीज है। और उन्होंने एक चीज और उनको मिली इस सब में, कि जब एक सब्जेक्ट जो था, एक पर्सन जो था, वो पिरामिड में 4 घंटे बैठा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ आधा घंटा ही बैठा है। मतलब टाइम डिस्टॉर्शन, उसको नहीं पता चला कब इतना सारा समय व्यतीत हो गया। हमारे जितने भी मास्टर्स हैं जो पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करते हैं, वो इस बात से बहुत भली भांति परिचित होंगे कि उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनको टाइम का कुछ पता नहीं चलता है जब वो गहन ध्यान में चले जाते हैं। तो इससे भी उन्होंने पाया कि जो अल्फा रिसर्चर्स ने कहा था कि पिरामिड के अंदर जब वो इस तरह का स्टेट में आ जाते हैं, तब उनको टाइम और स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता रहता। तो ये भी एक इफेक्ट है पिरामिड का ह्यूमन के ऊपर, यानी इंसानों के ऊपर। और मेडिटेशन में यानी ध्यान में बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने वो इंटरेस्टेड थे इस चीज में, साइकिक पावर्स और इन सारी चीजों में, और अलग अलग फॉर्म्स वो लेते करते थे प्रैक्टिस ध्यान की। तो उन सब ने ये पाया कि उनके ध्यान करने के तरीकों में, जो ध्यान जब वो करते थे तो उनको जो भी बेनिफिट मिलता था, जो भी फायदा मिलता था, वो और ज्यादा बढ़ गया। मतलब जैसे पिरामिड में, जैसे पत्री सर कहते हैं कि पिरामिड में ध्यान करने से वो 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। वो चीज उन्होंने अनुभव करी, इन लोगों ने अनुभव करी उस समय में जब वो डॉक्टर पैट्रिक ने ये सारे अनुसंधान करे। तो इसके बाद आता है पानी का ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पिरामिड का जल, हमने बहुत बार पहले भी बात करी है विस्तार से कि पिरामिड का जो जल है, पिरामिड ऊर्जित जल जो होता है, वो बहुत सारे कामों में फायदेमंद है। तो क्या किया इन्होंने कि, और डॉक्टर पैट्रिक ने बहुत अलग अलग तरीके से भी यूज किया। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पिरामिड को इस्तेमाल करते हैं, कौन सा आप कंटेनर ले रहे हैं पानी को रखने के लिए, और पिरामिड का साइज क्या है। तो डॉक्टर पैट्रिक ने 2 फुट बेस पिरामिड इस्तेमाल किया, और क्वार्ट बॉटल ऑफ मतलब एक बॉटल को आधे घंटे के लिए पिरामिड के अंदर रखा, और फिर वो उनमें पानी पीते थे वो, और उससे भी उनको बहुत अलग तरीके का अनुभव मिला। और अलग तक टेक्निक थी कि वो फाउंटेन, फुव्वारे के रूप में भी उसको करते थे। तो फव्वारे के रूप में उन्होंने प्लांट्स को दिया, पौधों को पानी दिया, और पीने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जो उनके जिस जगह पे वो रहते थे, तो वहां पे जो सिटी वाटर की सप्लाई होती थी, उन्होंने उसको भी पिरामिड से ट्रीट किया,
और फिर जो पौधों को पानी देते थे उसको भी, जिस पानी से पौधों को जिस पानी को पौधों को दिया जाता था ना, उस पानी को भी पिरामिड से उन्होंने चार्ज कर दिया। तो क्या हुआ, तो जितने लोग थे जिन्होंने ये टेस्ट लिया था, नोटिस किया था, उन्होंने क्या देखा कि जो पिरामिड का पानी था वो वो ताजा, जब ज्यादा ताजा फील हो रहा था, ज्यादा ताजा टेस्ट हो रहा था, और उसके अंदर कम अमाउंट में केमिकल या क्लोरीन का टेस्ट आ रहा था। यानी उन्होंने कंपेयर किया कि जो क्लोरीनेटेड भी वाटर है या जिसको पिरामिड से ट्रीट नहीं किया गया और जिसको पिरामिड से ट्रीट किया गया, उन दोनों पानियों में बहुत ज्यादा अंतर था। जो पानी पौधों को दिया गया उससे पौधे और ज्यादा अच्छे से मिले। स्प्राउट्स के एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज हुई। तो इसके साथ पानी का हो गया, और उसके बाद उन्होंने खाने के ऊपर भी पिरामिड का इस्तेमाल किया। अब वो हुआ क्या कि जब वो फूड की यानी खाने की ममीफिकेशन के प्रोसेस को देख रहे थे कि वो खाना कितनी जल्दी ममीफाई होता है, तो उन्होंने टेस्ट किया इन बिटवीन। उन्होंने खाने को रखा हुआ था इसमें पिरामिड के अंदर। तो जैसे उन्होंने रखा था पिरामिड के अंदर, उसको वो बार बार टेस्ट करके देख रहे थे कि कैसा डिफरेंस आता है। तो, तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी डिके नहीं है, मतलब खाना खराब नहीं हो रहा। तो वो चाहते थे कि हाउ द वो चाहते थे देखना कि वो ऐसे कैसे टेस्ट चेंज हो रहा है। तो नॉट ओनली द फूड टेस्ट द गुड, यानी जो खाना था उन्होंने खा के देखा तो उनको वो अच्छा ही तो लगा, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि जब वो उसको लेके आए थे तब से भी वो ज्यादा अच्छा है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर एक और अनुसंधान करूंगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक लोगों को सब्जेक्ट के रूप में चुना, और जो खाना था वो एक ही जगह से मंगवाया, यानी सेम सोर्स से मंगवाया, और उसी खाने को आधे में डिवाइड कर दिया, और एक आधे को पिरामिड से ट्रीट किया, आधे को क्यूबिक बॉक्स लगा दिया, यानी कंट्रोल लगा दिया। जो फूड जो थे वो सेम सोर्स से लिया गया था, और आधे को वो इधर उधर कर दिया गया था इन्होंने। तो जो फूड उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने थोड़ा सा उसको रैंडमली अलग अलग कर दिया ताकि किसी को ये पता नहीं चले कि कौन सा खाना कहाँ से आया है, क्या उसे पिरामिड के अंदर रखा गया था या नहीं रखा गया था। तो मैंने जो पिरामिड यूज किया था वो था 6 इंच बेस वेंटिलेटेड। तो हुआ क्या, जो फूड थे ना उसमें जो लोग थे उसमें 10 लोगों को पिरामिड के उनको ये लगा, 10 लोग ऐसे थे जिनको ये फील हुआ कि जो पिरामिड के अंदर खाना रखा गया था वो ज्यादा अच्छा है। उनको नहीं पता था कि उनको कौन सा खाना खाया है, पर उन्होंने ये फील किया कि जो पिरामिड के अंदर खाना रखा हुआ था वो ज्यादा अच्छा लगा। तो बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट उन्होंने रखे थे, स्वीट, सोर, मतलब खट्टा, मीठा, और बहुत सारे फ्रूट्स, टबैको, सब कुछ रखा था। तो हुआ क्या कि जो कड़वे और खट्टे फूड थे, खाने थे, वो उन्होंने अपना कड़वापन छोड़ दिया, और जब मीठे थे वो और ज्यादा मीठे हो गए। तो कॉफी जो थी उन्होंने उसका भी अपना बिटरनेस छोड़ दिया, और वो एक ऐसे फील हो रही थी जैसे वो एसिड फ्री हो। तो फ्रूट्स जो थे इन क्वालिटी में इंक्रीज हो गए। वो जो जिनकी फ्रूट्स थे ना वो उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो गई। और एसिड टेस्टिंग पाइनएप्पल, यानी जो पाइनएप्पल था, अनानास था, वो खट्टा हो गया था, वो वैसा लग रहा था जैसे उसको अभी खेत से निकाला हुआ हो। इस तरह की चीजों से आप ये जान सकते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं, यानी जो फूड होता है, कुछ भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो सब एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं
उनका एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है जब उसे पिरामिड के अंदर रखा जाता है। उसकी क्योंकि वो पिरामिड के अंदर जो विद्यमान ऊर्जा है उससे ऊर्जित होते हैं। जो और भी दूसरी चीजें जो खराब हो सकती थी, जैसे सेब हो गया या केला हो गया या और भी कोई भी खाने की चीजें वस्तुएं थी, तो उनको अगर आप आधे घंटे के लिए पिरामिड के अंदर रख देते हैं, जैसे ही आप उसे खरीद के लेके आते हैं तब वो ज्यादा देर चलते हैं। तो जो डॉक्टर पैट्रिक थे उन्होंने ये पाया कि जो कंट्रोल्स रखे थे उन्होंने, जिन्हें पिरामिड से ट्रीट नहीं किया गया था, वो बहुत जल्दी खराब हो गए, लेकिन जो पिरामिड से ट्रीटेड चीजें थी वो काफी देर तक काफी लंबी चली। और इसके अलावा अगर जैसे हम फूल पत्ते रखते हैं तो कट जो उन्होंने फ्लावर्स तोड़ के रखे हुए थे वो भी पिरामिड वाले जल में काफी ज्यादा दिन तक चले थे। तो आज का ये जो टॉपिक है पिरामिड का, जो वैज्ञानिक अनुसंधान का, वो मैं यही खत्म करती हूँ एक छोटे से मैसेज के साथ, जो ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हम एक आत्मा है, और इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। एनलाइटनमेंट क्या है? जानना कि हम एक आत्मा है, और जब हमने ये बात जान ली कि हम एक आत्मा है तो हम एक आत्मा की तरह ही व्यवहार करेंगे, और वही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। इसी के साथ मैं आपसे आज के जो इस प्रोग्राम को हम विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी को इस क्वांटम लाइफ सीरीज से बहुत ही लाभ मिल रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, आप उन्हें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं हमें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में डालने की, और ताकि समझाने की, ताकि आपके पास वो पूर्णतः अच्छे तरीके से आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और आप एक सही तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल कर सकें। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।